हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक 17 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आप 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक अगर आप इन 17 लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपको और किसी लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए चैप्टर 1 से लेकर 8 तक इन्हीं 17 में से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको भी पता चल सके कि 12th फिजिक्स के 1 से लेकर 8 तक चैप्टर में कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको 17 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा। सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस को पढ़कर जाना है, आपका एक भी लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए मैं सिर्फ 12th फर्स्ट फिजिक्स की बात करूंगा। ठीक है, 1 से लेकर 8 चैप्टर तक सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो आपका सेकंड फिजिक्स है 9 से लेकर आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं इसका पार्ट 2 भी आपको प्रोवाइड करवा सकूं। देखिए स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला चैप्टर आएगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय प्रश्नों में वो है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। देखिए कूलाम का नियम आपको लिखना है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम है या कूलाम का नियम है। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए बीवीआईपी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़कर जाना है लघु उत्तरीय प्रश्नों में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात किया जाए तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। यानी कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा और मात्रक आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट चैप्टर में। तो देखिए मैं सिर्फ थ्योरी की बात करूंगा, इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं लेकर आया हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको थ्योरी बताया जाएगा, एक दो न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स को अलग से पढ़ लेना है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो उनको आपको अलग से पढ़ लेना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। तो ये आपके सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। यानी कि जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव मैंने आपको डेरिवेशन कराया है वही आपको यहाँ पर डेरिवेशन कर देना है। ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव द्वारा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है। ये वाला डेरिवेशन मैं आपको करा चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लघु उत्तरीय प्रश्नों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड चैप्टर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अभी तो हमने निरक्षीय स्थिति की बात की, अब इसी में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी एक डेरिवेशन है, इसमें आपको अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव निकालना है। तो अगर सेकेंड चैप्टर में बात किया जाए तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव यानी कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, ये दोनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन डेरिवेशंस को आपको कर लेना है सबसे पहले। अब देखिए दो चैप्टर मैंने आपको बताया, दो चैप्टर के 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपको अलग से सॉल्व करना है। देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, यानी कि किसी चालक में प्रवाहित धारा और इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में क्या संबंध होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आई बराबर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था यहाँ पर। ठीक है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यही आपको यहाँ पर स्थापित करना है। ठीक है, यानी कि डेरिवेट करना है। जहाँ आई है विद्युत धारा, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ए है चालक का क्षेत्रफल, वी डी है अपवाह वेग। ठीक है, तो इसमें आपको धारा और अपवाह वेग में संबंध स्थापित करना है, तो ये आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर हमारा है, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए।
अब ये चैप्टर जो है हमारे किस चैप्टर का है, चौथे चैप्टर का, ठीक है, जिसमें आपको चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखना है। ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चंस है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं क्वेश्चन सिर्फ आपको बताऊंगा, बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको अलग से करने हैं, ठीक है, समझ में आया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायो सेवर्ट का नियम समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। यानी कि आपके चौथे चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में एक नियम है, वो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो सेवर्ट का नियम। तो आपको बायो सेवर्ट का नियम समझाना है और बायो सेवर्ट के नियम का उपयोग करते हुए एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है, ठीक है, यानी कि बी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका व्यंजक क्या होगा बायो सेवर्ट के नियम में, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, इसको आपको सॉल्व करना ही करना है। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं बायो सेवर्ट का नियम शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे 5वें चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य से है। क्वेश्चन क्या है कि चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। आपको चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या करनी, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है, ये इकलौता क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो हमारे 6 चैप्टर का होगा, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए क्वेश्चन क्या है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। यानी कि जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, तो आपको इसे पढ़कर जाना है, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन है ये, जो फैराडे के नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन है भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखिए। देखिए आपको इसमें भंवर धाराएं मिलेंगी, ठीक है, उसका अनुप्रयोग आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपके 6 चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, भंवर धाराएं, तो ये आपको पढ़ना है और इसका जो अनुप्रयोग है वो आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमारे 7 नंबर क्वेश्चन चैप्टर का। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसके शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान के बीच आपको संबंध स्थापित करना, ये लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, देखिए एलसीआर परिपथ का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, अगर आपने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ चैप्टर पढ़ा है प्रत्यावर्ती धारा, तो आपने एलसीआर परिपथ का नाम सुना होगा, ठीक है, और ये आपको आगे पढ़ना भी, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि आपको एलसीआर परिपथ के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ आपको बनाना है, सर्किट, ठीक है, और इस सर्किट के लिए अनुनादी आवृत्ति का भी सूत्र आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन होगा ये हमारे लास्ट चैप्टर से है, 8वें चैप्टर का, ठीक है। देखिए क्या है कि विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए। एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम का सूत्र लिखिए, ठीक है, यानी कि आपको विस्थापन धारा बताना है कि विस्थापन धारा होती क्या है, ठीक है, इसका आपको फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद में एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम का भी सूत्र आपको लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फर्स्ट फिजिक्स के लास्ट चैप्टर यानी कि 8वें चैप्टर का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो कि हमारे 8वें चैप्टर का ही है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों की उपयोगिता की अत्यंत संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम के आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ठीक है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनके स्पेक्ट्रम की जो आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों की उपयोगिता की अत्यंत संक्षेप में व्याख्या करनी है, ठीक है। तो इन 17 क्वेश्चन को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आप लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इनके अलावा भी आपको एक काम करना है, जितने न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट उसको सॉल्व करते रहना है। कुछ और क्वेश्चन भी आप आगे पढ़ सकते हैं, बट इन 17 क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेना है क्योंकि ये रिपीटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे कि 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक वो कौन कौन से 17 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इसी तरह से आप फिजिक्स का सेकेंड पार्ट भी चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं।